हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था, तो गाइस आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आपको इकोनॉमिक्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जाएं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयार करने, उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, वो क्या दिया गया उसको पढ़ लीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ओके, तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या, इस तरह से पहले आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप एक लाइन लिख दोगे कि गैर कर क्षेत्रों से प्राप्त आय में निम्नलिखित मदें आती हैं। फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है ब्याज प्राप्तियाँ। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि केंद्र सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय प्रतिष्ठानों के ऋण देती है, इन ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति होती है। तो सबसे जो फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी वो आपको क्या डालनी है, फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे ब्याज प्राप्तियाँ, और फिर इसमें आपको लिखना है कि केंद्र सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय प्रतिष्ठानों को ऋण देती है, इन ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको सेकंड हेडिंग क्या डालोगे उसको देखते हैं। देखिए सेकंड हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे लाभांश व लाभ। तो क्वेश्चन हमारा था कि भारत सरकार के गैर कर आय के स्रोतों पर प्रकाश डाले, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था। तो फर्स्ट हेडिंग आपने क्या डाली, ब्याज प्राप्तियाँ। इसके बाद सेकंड हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी लाभांश व लाभ। तो गाइस जो आपका कल वीडियो बना था उसमें हमने देखे थे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी वहाँ पर देख लिए थे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो उसी का ये आपका सेकंड पार्ट है। गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें ऑल चैप्टर्स के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। और जो वीडियो आपकी कल बनाई गई थी उसमें सभी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं। और गाइस जो आपके रह गए थे प्रश्न उनको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए सेकेंड हेडिंग क्या डालोगे, लाभांश व लाभ, और फिर इसमें आप लिखोगे कि इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक व केंद्र सरकार के व्यावसायिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो लाभांश व लाभ क्या है, इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक व केंद्र सरकार के व्यावसायिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ को शामिल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो आपकी तीसरी हेडिंग है वो आप क्या डालोगे उसको भी समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको तीसरी हेडिंग डालनी है कि सामान्य सेवाओं से आय। ठीक है, तो सामान्य सेवाओं से आय हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि इस मद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग, पुलिस, रेल रक्षा सेवाएं आदि मदों से प्राप्त आय शामिल की जाती है। इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर जो आपकी चौथी हेडिंग है वो आप क्या डालोगे उसको भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप हेडिंग नंबर चौथी डालोगे कि आर्थिक सेवाएं, और फिर इसमें आप लिखोगे कि इनमें मुख्य रूप से सहकारिता, कृषि, लघु सिंचाई, भू संरक्षण, पशुपालन, डेयरी, विकास, मत्स्य उद्योग, एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे
कि ग्राम उद्योग व लघु उद्योग, खनन व खनिज पदार्थ। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं, विद्युत विकास सेवाएं, सड़कें व पुल आदि आते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग क्या डाली थी कि आर्थिक सेवाएं। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आप लिखोगे इनमें मुख्य रूप से सहकारिता, कृषि, लघु सिंचाई, भू संरक्षण, पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य उद्योग, ग्राम उद्योग व लघु उद्योग, खनन व खनिज पदार्थ, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं, विद्युत विकास सेवाएं, सड़कें व पुल आदि आते हैं। इसके बाद आप लिखोगे इन सेवाओं से भी केंद्र सरकार को आय प्राप्त होती है। ओके, इस तरह से आपको जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरह से लिखोगे, इस तरह से आपको हेडिंग्स डालनी है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए जो 5वीं हेडिंग है वो आपकी क्या पड़ेगी उसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप 5वीं हेडिंग डालोगे सार्वजनिक उपक्रमों से आय। तो सार्वजनिक उपक्रमों से आय हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि इसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त आय शामिल होती है, जैसे इंडियन ऑयल, प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग, राज्य व्यापार निगम, डाक तार, रेल आदि से प्राप्त आय। ठीक है, इस तरह से आप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में उसको भी देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में वो आप ये तैयार कर लोगी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन आप पेपर उठाकर देखना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे सबसे पहले आपको हेडिंग इस तरह से डालनी है, प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद फिर आप इस तरह से लिखोगे। अब देखिए हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय तथा परोक्ष विनिमय क्रय विक्रय में अंतर को निम्नवत प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, निम्नवत प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष विनिमय को हम क्या बोल सकते हैं, वस्तु विनिमय, और परोक्ष विनिमय को हम क्या कहते हैं, क्रय विक्रय। ठीक है, में अंतर को हम निम्नवत तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। फिर आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसका आंसर लिखना है। क्लियर। देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट डालोगे, फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट डालने के बाद आप लिखोगे कि प्रत्यक्ष विनिमय में वस्तु का वस्तु से विनिमय होता है, जबकि परोक्ष विनिमय में वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या लिखना है कि प्रत्यक्ष विनिमय स्वयं में विनिमय की एक पूर्ण क्रिया है, जबकि परोक्ष विनिमय में विनिमय क्रिया दो उपविभागों में विभक्त रहती है, क्रय तथा विक्रय। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप ये लिखोगे। अब एक बार इसको दोबारा से समझिए। प्रत्यक्ष विनिमय स्वयं में विनिमय की एक पूर्ण क्रिया है, जबकि परोक्ष विनिमय में विनिमय क्रिया दो उपविभागों में विभक्त रहती है। कौन कौन सी, क्रय तथा विक्रय। इसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप लिखोगे। देखिए तीसरे नंबर पर देखिए थर्ड पॉइंट डालने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। आप लिखोगे कि प्रत्यक्ष विनिमय में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, जबकि परोक्ष विनिमय में मुद्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको पॉइंट नंबर 4 डालना है। फिर उसमें आप इस तरह से लिखोगे। पॉइंट नंबर 4 डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि प्रत्यक्ष विनिमय में आवश्यकता से अधिक यानी अतिरिक्त वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, जबकि परोक्ष विनिमय में द्रव्य विनिमय का माध्यम बनाती है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन था परोक्ष विनिमय, प्रश्न आपका क्या था, प्रत्यक्ष विनिमय और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप ये तैयार कर लोगे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या भेद है उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि राजस्व व्यय क्या है, राजस्व व्यय हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से लिख कर आओगे कि राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए कौन कौन से, जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। और देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने आपको कई बार बताया भी है। ठीक है, तो आप किस तरह से लिखोगे एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकार के उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, सरकार की देयताओं को कम नहीं करते। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं यानी सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारें और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों यानी उन अनुदानों को छोड़कर जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है, द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों आदि पर किए गए व्यय से होता है। ठीक है, ये अभी हम देख रहे हैं राजस्व व्यय। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो नेक्स्ट पूछा गया था उसको। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, देखिए इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे इस प्रकार राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी होती है। ठीक है, तो राजस्व व्यय क्या है आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि पूंजीगत व्यय क्या है। देखिए उसको भी समझते हैं। तो अगर इसका जो अंतर है आपको उस तरह से बताना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, टेबल बनाकर इधर आप लिख लोगे राजस्व व्यय, फिर जो यहाँ पर बताया गया पॉइंट बाय पॉइंट आप बता सकते हो। इधर आप डाल सकते हो पूंजीगत व्यय, फिर ये जो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको लाइनें दी गई हैं इनको आप लिख सकते हो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस तरह से अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आज किया जाता है तो आप उस तरह से ही लिख कर आइए। ठीक है, अब देखिए पूंजीगत व्यय क्या है इसको समझते हैं। आप लिखोगे कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार को परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। और उसमें हमें क्या दिया गया था, जो सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, किसमें, राजस्व व्यय में। पूंजीगत व्यय में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार को परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि देयताओं को कम करते हैं। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण एंड इसके बाद आप लिखोगे, देखिए मशीनरी, उपकरण, अंशों में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, इसके बाद आप लिखोगे संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। किसके अंतर्गत, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमने देख लिए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। गाइस अगर आपने जो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो आपने नहीं देखा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।